साथियों नमस्कार। स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और आज की इस लाइव क्लास में हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो यूजीसी नेट के एग्जाम्स में यू आकार का नहीं होता है। यू शेप, यू शेप, यू शेप कर्व है ना। यू आकार का कर्व, यू आकार का वक्र कौन नहीं है ना। मुकेश जी लिखे हैं, चंदन गुड इवनिंग। कौन सा वक्र यू आकार का नहीं है? देखिए, औसत स्थिर लागत इसको कहते हैं एएफसी, औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी, औसत लागत एसी और मार्जिनल सीमांत लागत एमसी। कौन यू आकार का नहीं है ना। ये यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि ये जो है कौन यू आकार का नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, याद कीजिए। देखिए, अगर आप कर्व देखेंगे तो एसी कर्व ऐसे होता है, एबीसी कर्व जो है ऐसे होता है और एमसी कर्व जो है ऐसे होता है ना। तो ये तीनों तो यू आकार का है ना। तीनों क्या है? यू आकार का। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये होता है एफ सी, वो देखिए लगातार डिक्रीजिंग होता है, ऐसे लगातार डिक्रीजिंग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए एफ सी। ए एफ सी जो है यू आकार का नहीं होता है। कौन? ए एफ सी। ए एफ सी यू आकार का नहीं होता है। कौन? औसत स्थिर लागत ए एफ सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट यू आकार का नहीं होता है। चलिए दूसरा चलते हैं। मूल विभेद संभव है। मूल विभेद यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है कहाँ संभव है, यानी मूल्य विभेद कहाँ संभव है? एकाधिकार की स्थिति में, यानी मोनोपोली में। ये मोनोपोली है, ध्यान रखिएगा। ये एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की बात कहें तो इसको कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, पूर्ण स्पर्धा में, जिसको आप परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, है ना। परफेक्ट कंपटीशन और नन ऑफ दीज। कीमत विभेद किसमें संभव है? गुड गुड इवनिंग भाई। मुकेश जी, चंदन जी, डिस्को, जल्दी आंसर बताओ भाई। मूल विभेद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ संभव है? देखो, कीमत विभेद जो है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में संभव है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना। कीमत विभेद या मूल्य विभेद एक ही चीज है ना। कीमत विभेद कहाँ संभव है? तो एकाधिकारी, एकाधिकार है ना, किसमें? मोनोपोली। एकाधिकार में, एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में, मोनोपोली में संभव है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका ए होगा। सही आंसर ए होगा, है ना। हाँ, डिस्को का आंसर सही है। और कोई? और कोई बताओ। इतना देर से आंसर करोगे जी? इतना देर से आंसर करोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देर से आंसर करने पर तो गड़बड़ ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, जो कच्चे माल पर व्यय है, रॉ मटेरियल पर जो खर्च है, वो किस में शामिल होगा? किस में शामिल होगा?
कच्चे माल पर खर्चा किसमें शामिल होगा? परिवर्तनशील लागत में, वेरिएबल कॉस्ट में, अवसर लागत में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, स्थिर लागत में, उपरोक्त सभी। बताओ रॉ मटेरियल पर खर्चा कितना है, कौन सा लागत है? देखिए टोटल कॉस्ट में शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट होता है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत कहते हैं। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। बताओ कि जो कच्चा माल सब पर व्यय है वो क्या है, स्थिर एक परिवर्तनशील है? मुकेश जी लिखे ए है। हाँ, कच्चे माल पर जो खर्च है वो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? ए। अच्छा नेक्स्ट पर चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में कीमत किसके बराबर होगा? परफेक्ट कंपटीशन में जो है, लॉन्ग रन में जो है, कीमत किसके बराबर होगा? न्यूनतम सीमांत लागत के, न्यूनतम औसत लागत के, न्यूनतम औसत स्थिर लागत के और न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत के। तो सबसे पहले उसको समझ लो पूर्ण प्रतियोगिता में, है ना, कि कैसे जो है आउटपुट, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्राइस। देखो लॉन्ग रन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लॉन्ग रन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है परफेक्ट कंपटीशन में। और ये होता है कितना? एसी एमसी दोनों जहां इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये यहाँ ए आर और एम आर दोनों बराबर है कीमत के। ठीक है, ये लाइन जो है ए आर और एम आर है, किसके बराबर होगा? कीमत के बराबर होगा, है ना। किसके बराबर होगा? कीमत के बराबर होगा। और वो कीमत के बराबर होगा, कीमत किसके बराबर है? कीमत किसके बराबर है? किसके बराबर है कीमत जी? ये देखिए एसी यहाँ मिनिमम है, इस पॉइंट पर मिनिमम, तो मिनिमम एसी जितना है उतना ही ये तो कीमत है, ये देखिए। तो किसके बराबर हो गया? न्यूनतम एसी के बराबर, एसी यानी औसत लागत के बराबर। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बी। सही आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? चश्मा पढ़ना मजबूरी हो जाता है भाई। विक्रय लागत, सेलिंग कॉस्ट, है ना। विक्रय लागत यानी सेलिंग कॉस्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन को देखिए, सैम्यूलसन है, मार्शल है, जेवंस है, चैम्बरलिन है। चैम्बरलिन, चैम्बरलिन, है ना, चैम्बरलिन एक ही बात है ना। तो सेलिंग कॉस्ट का जिक्र जो है किसमें है? सेलिंग कॉस्ट, जिसको का आंसर है बी। देखो सेलिंग कॉस्ट का जिक्र जो है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एडवर्टाइजिंग, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना। किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकारात्मक, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, है ना। जो विज्ञापन वगैरह पर व्यय होता है, विज्ञापन पर व्यय, एडवर्टाइजिंग पर खर्चा होता है, या फिर जो है जो पब्लिसिटी के लिए खर्च होता है, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाता है? सेलिंग कॉस्ट के अंतर्गत ही वो आता है। किसके अंतर्गत? सेलिंग कॉस्ट के अंतर्गत। ठीक है, वो सेलिंग कॉस्ट में आएगा। तो सेलिंग कॉस्ट, ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये किससे संबंधित है? किसने नाम दिया? चैम्बरलिन ने। किसने नाम दिया? चैम्बरलिन ने।
ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिनिधि फर्म का विचार, है ना, किसने दिया? प्रतिनिधि फर्म का विचार किसने दिया? है ना, प्रतिनिधि फर्म का विचार किसने दिया? कीन्स ने, रॉबिन्सन ने, पिगू ने, मार्शल ने। देखिए, प्रतिनिधि फर्म का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो दिया था वो दिया था मार्शल ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका मैं बता देता हूं आपको, मार्शल। मार्शल सही आंसर, मार्शल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा ये स्क्रीन पर देखिए, विंकुचित मांग वक्र के मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी, किंग डिमांड कर्व इसको कहते हैं, विंकुचित मांग वक्र। ये कहता है मांग वक्र में जो है एक कोना होता है ना, मान लीजिए किंग यानी कोना होता है, डी। ठीक है, पी। और इस कोना के बाद जो है थोड़ा कम फ्लैट होता है, स्टीपर हो जाता है, यानी ईडी कम हो जाता है। तो ये जो विचार है, अल्पाधिकारी क्या करता है? परस्पर निर्भरता कीमत को स्वीकार करता है, संधि नहीं करता है, कीमत को स्थिर रखने का प्रयास करता है, उपयुक्त सभी करता है। तो उसको कीमत ना तो किसी में बढ़ाने की शक्ति चाहता है, ना किसी घटाने की शक्ति होती है, तो स्थिर रखने का प्रयास करता है कोना पर। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को अभी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को अभी हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। डिओपोली, ओलिगोपोली सब पढ़ेंगे हम लोग अभी। डिओपोली जो है, ओलिगोपोली जो है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी उपस्थिति बड़ी कम रहती है आप लोगों की। देखिए, विंकुचित मांग वक्र का विचार किसने दिया? अभी जो आपने पढ़ा, किंग डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व में एक कोना होता है ओलिगोपोली में, है ना, और इससे कीमत ना तो किसी को बढ़ाने की शक्ति होती है, ना किसी को घटाने की। ठीक है, हाँ, चाहता नहीं है, शक्ति तो हो सकता, घटाना चाहता नहीं है। बढ़ाने से उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, घटाने से जो है नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो कंसेप्ट दिया था किसने दिया था? पॉल स्वीजी, फेलनर ने, रॉबिन्सन ने, मैकलप ने। तो इसका सही आंसर ए है, पॉल एम स्वीजी, है ना। स्वीजी जो है ये नहीं है अभी जो स्वीजी जोमेटो वाला देखते हैं, पॉल एम स्वीजी, पॉल एम स्वीजी, पॉल एम स्वीजी, है ना, पॉल एम स्वीजी ने दिया था किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट। नेक्स्ट सवाल है, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हस्तांतरण आय कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है? अवसर लागत को हस्तांतरण आय कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है? इससे कम आय मिलने पर उत्पादन का साधन दूसरे श्रेष्ठ विकल्प में चला जाएगा, अवसर लागत को हस्तांतरित किया जा सकता है, या अन्य विकल्पों से मिलने वाली आय से कम होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अवसर लागत देखिए क्या होगा, बेस्ट अल्टरनेटिव कहाँ मिल सकता है उसको, है ना। अगर अवसर लागत से इसको कम मिलेगा, है ना, यानी कि जैसे ही उसको अधिक इनकम मिलेगा वो शिफ्ट कर जाएगा दूसरे इनकम पर, ये आंसर होगा सही, ध्यान देना। हालांकि इसको भी हम लोग भी पढ़ेंगे डिटेल से। अब एक कुल लाभ अधिकतम कब होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि कुल लाभ अधिकतम कब होगा? जब टी आर समान होगा टीसी के, यानी टी आर और टीसी बराबर होगा। कहता टी आर तथा टीसी वक्र समांतर होगा, टी आर तथा टीसी वक्र समांतर हो तथा टीसी अधिक हो, यानी टीसी अधिक हो टी आर से, टी आर तथा टीसी समांतर हो,
तथा टीआरटीसी से अधिक हो। अब इसको पहले समझिए। देखिए प्रॉफिट को जो ये करने का जो निकालने का तरीका है मैक्सिमम प्रॉफिट को, दूसरा तरीका भी है टीआरटीसी मेथड। एक तो आपने देखा है कि एमआर एमसी वाला कंसेप्ट आपने देखा है, टीआरटीसी वाला देखिए क्या है। एक्स एक्सिस पर आउटपुट है ना, और वाई एक्सिस पर रेवेन्यू, कॉस्ट, प्राइस। रेवेन्यू क्या होगा, 0 इन पर 0, और ये बढ़ता है फिर ये ऐसे घटता है, टीआर, है ना, टीआर वक्र ऐसा होता है। क्योंकि जैसे ही एमआर नेगेटिव होगा तो टीआर घटने लगता है। और टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आपको भी पता है कि टोटल कॉस्ट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, और ये इस तरह से चलता है, टीसी बढ़ते जाएगा। तो जहां देखिए टीआर और टीसी है ना इक्वल है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट कहाँ ज्यादा होगा, जहां पर इस ये जो टीआर है ये वाला कर्व और दूसरा टीसी जो है उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो। तो इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, टीआर है, और ये देखिए टीसी है। तो यहाँ पर पैरेलल भी है और इसके बीच में अंतर ज्यादा भी है। तो कहाँ होगा, जहाँ टीआर टीआर, यहाँ कौन ज्यादा है, ये टीआर है, और टीसी तो इतना है। तो टीसी टीआर ज्यादा है टीसी से, और दोनों पैरेलल भी है ना। देखिए टीआर और टीसी वक्र समांतर हो तथा टीआर अधिक हो टीसी से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा, एमआर एमसी एआर एसी तथा पी द्वारा दीर्घकालीन संतुलन प्रकट होता है किस बाजार में, प्रतियोगी फर्म में, अल्पाधिकार ओलिगोपोली में, एकाधिकारी फर्म का, इनमें से कोई नहीं। ऐसा केस कहां देखने को मिलता है, पहले ये बताइए हमको। कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि ऐसा जो है कहां देखने को मिलता है इस तरह का कंडीशन। कॉस्ट, रेवेन्यू और प्राइस या आउटपुट, कहां ऐसा देखने को मिलता है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में याद कीजिए ये जो कीमत है ये ए आर बराबर ए सी बराबर पी होता है ना। और परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और ए सी इस तरह से होता है, एमसी इसको यहाँ से काट के जाता है। तो यहाँ इस केस में इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर कितना है, ए आर ए सी है, ये है ए आर ए सी प्राइस के बराबर, और ये किसके बराबर, ये देखिए ए सी, सॉरी माफ कीजिएगा इसको, एम सी, और ये एम सी भी बराबर है। तो ऐसा केस कहाँ होता है, कहाँ होता है, किसका है, परफेक्ट कंपटीशन का है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में होगा, ए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, प्रतियोगी बाजार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दीर्घकाल में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन होता है। लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर रहे, पता नहीं चल रहा आप लोग आंसर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं चल रहा है। इससे ज्यादा तो बेटर होता है हम रिकॉर्ड करके डाल देते। लाइव का मतलब होता है कि आंसर कीजिए। मुकेश जी लिखे हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। अच्छा ये थोड़ा लेट से आपका आंसर आया नहीं, चलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है ना, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, सारा परिवर्तनशील साधन होता है। परिवर्तनशील साधन होता है, सारा वेरिएबल फैक्टर होता है। ठीक है,
सारा क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर होता है। कौन सा परिवर्तनशील होगा मुकेश जी? आंसर बी होगा इसका। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, सारा का सारा परिवर्तनशील होता है लॉन्ग रन में, दीर्घ काल में, है ना। दीर्घ काल में सारा का सारा फैक्टर क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। इसको हम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर, लेकिन जो है आ, इसका आंसर अभी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कुल परिवर्तनशील लागत यानी टीवीसी और कुल लागत के बीच की दूरी किसके बराबर होती है? मार्जिनल कॉस्ट के, एवरेज, वेरिएबल कॉस्ट के, टोटल फिक्स कॉस्ट के, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कॉस्ट है ना, ये आउटपुट। कॉस्ट कर्व कैसा होता है? क्या है? टीवीसी और टीसी। टीवीसी क्या होगा? जीरो अगर उत्पादन है तो जीरो होगा, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे टीवीसी भी बढ़ेगा। लेकिन एसी क्या होगा? अब माफ कीजिएगा, टीसी कितना होगा? जीरो नहीं होगा, कम से कम फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, टीएफसी इतना तो कम से कम बराबर होगा, इतना फिक्स कॉस्ट। और जो टीवीसी है, जो टीसी है, वो कम से कम इतना के बराबर होगा, टीसी। देखिए इसके बीच में कितना का अंतर होता है? इसके बीच में हमेशा इतना का अंतर होगा। इतना क्या? ये क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो इसके बीच में कहीं भी अंतर देखिएगा ना, तो इसके बीच का अंतर जो है टीएफसी के बराबर होगा। टीएफसी, टीएफसी के अंतर के बराबर होगा। ठीक है। हाँ, चंदन का आंसर ठीक है, सी है, बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखना इस सब चीज पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, कौन सा वक्र यू आकार का होता है? अब ये लो, कौन सा वक्र यू आकार का होता है? चलो बताओ इसमें यू आकार का कौन होता है? बीसी वेरिएबल कॉस्ट, एमसी मार्जिनल कॉस्ट, टीसी टोटल कॉस्ट, एफसी फिक्स कॉस्ट। बताओ, जल्दी बताओ। चंदन, मुझे, मुकेश। चलिए बताइए जल्दी से, कौन होगा? बड़ी देर से कमेंट आता है आप लोग का। क्या जी, डिस्को नहीं पता? देखो, बीसी वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना, ये भी इस तरह होता है, यू शेप का, यू आकार का। तो इसमें से मार्जिनल कॉस्ट ही सिर्फ जो है यू आकार का होगा। यू आकार का कौन कौन सा कर्व होता है? यू आकार का कौन कौन सा कर्व होता है? चलो बताओ, नाम बताओ उसका। एसी यू आकार का होता है, एबीसी यू आकार का होता है, एमसी यू आकार का होता है। ठीक है। नहीं, मुकेश जी, एमसी होगा, मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नहीं, एबीसी यू आकार का होता है, एबीसी, एसी एमसी। ठीक है। चले नेक्स्ट पर। चलिए, देखो भाई, जो लाइक नहीं